नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए जून मंथ के सेकंड और थर्ड वीक में जो भी करंट अफेयर बने हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, रैंक और रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेट और बुक ऑथर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उनकी यहाँ पर हम चर्चा डिटेल में करेंगे। स्टैटिक पोर्शन भी जानते हुए इनका चलेंगे। जैसे कोई मान लीजिए किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसके बारे में कब वो फॉर्म हुआ, कहाँ उसका हेडक्वार्टर है, किसके द्वारा उसको फॉर्म किया गया, ये सारी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हुए हर क्वेश्चन को हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होगी यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बना है उनकी। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इंडिया, जो कि फीफा आप समझ रहे होंगे, फुटबॉल से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में फुटबॉल के गेम्स को कंट्रोल करती है। उसके द्वारा रैंकिंग जारी की गई जिसमें भारत को 104th पोजीशन दी गई है। भारत की 2 पायदान पोजीशन बेहतर हुई है। पूछा जा सकता है आपसे कि रिसेंटली में फीफा ने भारत की जो फुटबॉल टीम है उसको क्या रैंकिंग दी है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 104। और ये जो न्यूज़ है ये हम जून में पढ़ रहे हैं, तो जून देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि जून 2022 को भारत की फीफा के अकॉर्डिंग रैंकिंग क्या है, भारतीय फुटबॉल टीम की फीफा के अकॉर्डिंग रैंकिंग क्या है। तो आपको पता होना चाहिए 104 रैंक है भारत की, पहले थी 106। इस रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर ब्राजील है, सेकंड पोजीशन पर बेल्जियम आता है। याद रखना है फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। इसको फाउंड किया गया था 1904 में और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडियन वुमेन रेसलिंग टीम ने जो अंडर 17 कैटेगरी में खेल रही थी एशियन चैंपियनशिप में टॉप पोजीशन प्राप्त की है। पूछा जा सकता है भारत की जो वुमेन रेसलिंग टीम है अंडर 17 कैटेगरी में जो एशियन चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज हुआ, कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ, तो आंसर हो जाएगा बिश्केक किर्गिस्तान में ऑर्गेनाइज हुआ है। बिश्केक किर्गिस्तान की कैपिटल है, वहां पर ऑर्गेनाइज हुआ और भारतीय टीम ने यहां पर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया बाकी दूसरी टीम के कंपेयर में और टॉप पोजीशन यहां पर प्राप्त की है। भारत ने यहां पर 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं और इसी के साथ पहली पोजीशन पर भारतीय वुमेन रेसलिंग टीम रही है। यहां पर बात की जाए दूसरी पोजीशन पर जापान और तीसरी पर मंगोलिया रहा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है सुनील छेत्री, जो कि भारत के फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और इनको 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम चेंज करके ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, उसमें इनको ये अवार्ड मिला है पिछले साल 2021 में। उसमें राजीव गांधी जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड है 12 टोटल लोगों को दिया गया था, उनमें से एक हमारे सुनील छेत्री थे और सुनील छेत्री भारत के बहुत बेहतरीन और फुटबॉल के प्लेयर हैं। आपको बता दूं दुनिया में ये 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर हो चुके हैं। मतलब एक्टिव प्लेयरों की बात की जाए तो उसमें ये 3rd पोजीशन पर है ज़्यादा गोल करने में, और अगर सारे ओवरऑल प्लेयर की बात की जाए तो उसमें ये 5th पोजीशन पर आ चुके हैं। आपको बता दूं एक्टिव का मतलब क्या है। एक्टिव का मतलब ये है जो प्लेयर इस समय पर खेल रहे हैं उनकी बात की जा रही है। खेलने वाले प्लेयरों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर गोल करने में है, 117 गोल इन्होंने किए हैं। दूसरे नंबर पर अली डाय है, तीसरे नंबर पर मलेशिया के मुख्तार डहारी है और चौथे नंबर पर लियोनेल मेसी हैं जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और ये भी इस समय पर एक्टिव प्लेयर हैं, मतलब ये खेलते हैं। सुनील छेत्री 5वें पोजीशन पर, जो कि 5वीं पोजीशन ये शेयर कर रहे हैं फेरेंज पुस्कस के साथ। किसके? फेरेंज पुस्कस के साथ, जो कि हंगरी के एक फुटबॉल प्लेयर हैं।
इन्होंने टोटल 84 गोल किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, रेडबुल चलाने वाले मैक्स वर्स्टप्पन ने कनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। जो कनाडा की कारों की रेस थी जिसको मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया। याद रखिएगा, साल की ये लगातार रेस जीतने वाले पर्सन है और ये इनकी टोटल भी 6th विक्ट्री है। मतलब साल में कारों की जो रेस होती है उसमें से 6 रेस मैक्स वर्स्टप्पन ने, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जीता है और ये कार रेडबुल चलाते हैं। वैसे पूरे जितनी भी सीक्वेंस में कौन कौन से प्लेयर कौन कौन सी कारों की रेस जीते हैं उसकी चर्चा कर लें तो टोटल अभी तक 9 रेस हो चुकी हैं, जिसमें से 6 रेस मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीती गई हैं और बाकी जो रेस है, जैसे बहरेन ग्रैंड प्रिक्स साल की पहली रेस होती है जिसको चार्ल्स लेक्लेयर ने, जो कि फरारी चलाते हैं और मोनाको से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जीता है। सऊदी अरेबियन को मैक्स वर्स्टप्पन, उसके बाद दोबारा से ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीत लिया गया और उसके बाद इकलौती और दूसरी रेस मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स को सर्जियो पेरेज ने जीता। और बाकी जितनी रेस हुई, जैसे सऊदी अरेबियन, जैसे एमिलिया रोमांगना, मियामी, स्पेनिश, अजरबैजान और कनेडियन, इन सभी कारों की रेस को मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। टोटल 9 कारों की रेस हुई है, जिसमें से 2 कारों की रेस चार्ल्स लेक्लेयर ने, 1 कार की रेस सर्जियो पेरेज ने और बाकी जितनी भी कारों की रेस हुई हैं वो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीती गई हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने एक रिकॉर्ड बना दिया है, नेशनल रिकॉर्ड है ये। नेशनल रिकॉर्ड क्या है तो 89.3 मीटर का जेवलिन थ्रो किया है इन्होंने और नीरज चोपड़ा ने ये रिकॉर्ड नेशनल लेवल का बनाया है। आपको बता दूं, इनके द्वारा थ्रो किया गया टोक्यो ओलंपिक में वो जो रिकॉर्ड है वो भी पूछा जाता है, किस थ्रो को इन्होंने, मतलब किस जेवलिन को थ्रो करके, कितने मीटर की जेवलिन को थ्रो करके ये गोल्ड मेडल जीते थे। तो आंसर हो जाएगा 87.58 मीटर की जो थ्रो किया था इन्होंने, जिसने इनको गोल्ड मेडल जिता दिया। और ये जो थ्रो था ये 7 अगस्त को इन्होंने किया था और 7 अगस्त को ही जेवलिन थ्रो डे भी ऑब्जर्व किया जाने लग गया है इन्हीं की वजह से। याद रखना है, इन्होंने रिसेंटली में 89.30 जेवलिन को थ्रो किया और एक नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। कहां पर? फिनलैंड में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है। ये जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड लास्ट ईयर 2021 से जनवरी से दिया जा रहा है। जनवरी में भारत के विकेट कीपर ऋषभ पंत को दिया गया था और महिला में बात की जाए तो महिला में शुभमन गिल को दिया गया था। जो शुभमन गिल है वो किस देश से बिलोंग करती हैं तो साउथ अफ्रीका की एक क्रिकेटर है और वो बॉलर है। ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन है और इन दोनों को पहला अवार्ड मिला था। और बात की जाए मई मंथ की, 2022 में जो मई मंथ हुआ है उसमें आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड एंजेलो मैथ्यूज को, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं मेंस में, और टूबा हसन को, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं वुमेन कैटेगरी में, आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। याद रखिएगा, आईसीसी की बात की जाए तो आईसीसी को फाउंड किया गया था 1909 में। इसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली के एग्जाम में जियोफ एलार्डिस की कंट्री भी पूछी गई, क्योंकि रिसेंटली का अपॉइंटमेंट है, इसीलिए इनकी कंट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आईसीसी के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 को जीत लिया है, मतलब सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। आपको बता दूं, जो खेलो इंडिया यूथ गेम है जो कि 2021 का है, लेकिन पिछले साल इसको हरियाणा ने कोरोना वायरस की वजह से ऑर्गेनाइज नहीं कराया था, लेकिन इस बार इसको ऑर्गेनाइज कराया गया
पंचकुला हरियाणा में, और वहां पर हरियाणा की टीमों के द्वारा इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा हरियाणा यहां पर टॉप पोजीशन पर 52 गोल्ड मेडल के साथ रहा है। याद रखना है हरियाणा टॉप पोजीशन पर रहा। दूसरी पोजीशन पर बात की जाए तो महाराष्ट्र का नंबर यहां पर आता है। आगे बात करें, और जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये 2018 से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। कब से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है? 2018 से। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विराट कोहली दुनिया में तो ये शुमार है ही, साथ साथ इंस्टाग्राम में भारत के ऐसे प्लेयर बन गए हैं जो कि 200 मिलियन फॉलोअर प्राप्त कर चुके हैं, और भारत में ऐसे खिलाड़ी इकलौते हैं। मतलब भारत में इन्होंने इंस्टाग्राम में, भारत के सभी खिलाड़ियों में इन्होंने इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा फॉलोअर प्राप्त किए हैं। कितने? 200 मिलियन फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम में हो चुके हैं। वैसे दुनिया की बात की जाए तो प्लेयरों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी टॉप पोजीशन पर हैं, जो कि फुटबॉल से बिलोंग करते हैं, और विराट कोहली भारत के क्रिकेटर हैं, फॉर्मर कैप्टन हैं। अब रोहित शर्मा इनकी जगह कैप्टनसी कर रहे हैं। आगे बात करें, अब यहां पर बात होगी अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड। जितने जितने अवार्ड्स अलग अलग लोगों को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को मिले हैं, उनकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है अवार्ड से रिलेटेड। यूएस कैनेडियन ऑथर जिनका नाम है रूथ ओजेकी, जिनको वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन अवार्ड मिला है। लेखक की फील्ड में काफ़ी बड़ा अवार्ड है, और ये जो अवार्ड रूथ ओजेकी को मिला है, ये रिसेंटली जो आने वाले एग्जाम होंगे 101% पूछे जाएंगे। इनको क्यों मिला है, किस लेखन के लिए मिला है? तो आंसर हो जाएगा, इनकी एक बुक है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए इनको जो वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ योगा अनाउंस्ड। मतलब प्राइम मिनिस्टर अवार्ड एक अवार्ड है जो कि योगा को प्रोत्साहित करने वाले लोगों और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। ये जो अवार्ड ये आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। आपको बता दूं इस साल 2 इंडिविजुअल और 2 ऑर्गेनाइजेशन को यह अवार्ड मिला है। कौन कौन सा है? आपको वैसे तो पता ही होगा, योगा डे 21 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं, दुनिया इंटरनेशनल योगा डे हम 21 जून को ऑब्जर्व करते हैं। 2015 से हम इस साल को रेगुलर ऑब्जर्व कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस डे को अनाउंस किया गया है, जिसमें जो प्रधानमंत्री अवार्ड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ योगा ये मिला है। ये किनको मिला है? तो 2 इंडिविजुअल कौन कौन से हैं, जिनका नाम है भिक्खू संघसेना। कौन? भिक्खू संघसेना, जो कि लद्दाख से बिलोंग करते हैं। दूसरे हैं रोजो रोड्रिगस। कौन? रोजो रोड्रिगस, जो कि ब्राजील से बिलोंग करते हैं। रोजो रोड्रिगस, ये नाम याद रखना, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दूसरा है, अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 2 ऑर्गेनाइजेशन को भी अवार्ड मिला है। तो ऑर्गेनाइजेशन है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, जो उत्तराखंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा, जो कि यूके की और एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनको ये अवार्ड मिला है। ये योगा को प्रमोट करने के लिए इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। 2 ऑर्गेनाइजेशन 2 इंडिविजुअल को अवार्ड मिला है। अवार्ड के साथ साथ मनी भी यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एक कतर का एयरपोर्ट है, जिसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसमें अगर भारत की बात की जाए तो इस पूरी लिस्ट में, बेस्ट अवार्ड की लिस्ट में, भारत के किसी भी टॉप 20 पोजीशन पर भारत के किसी भी एयरपोर्ट को जगह नहीं मिली है। लेकिन एक अलग कैटेगरी है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का, जो उसको फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड प्राप्त हुआ है। वैसे बेस्ट अवार्ड, दुनिया में बेस्ट अवार्ड की जो लिस्ट इन्होंने जारी की, 20 टोटल जो एयरपोर्ट है उनमें भारत का नाम नहीं है, लेकिन फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट में भारत का बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है,
चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ऑनर किया है डॉक्टरेट के रूप में इंडस्ट्रियल रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी बहुत बड़े नाम हैं, इनको महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने सम्मान दिया है डॉक्टरेट का। याद रखना, ये सम्मान महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा राजभवन मुंबई में दिया गया है। बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, जिनकी अब शायद सीट नहीं रह जाएगी क्योंकि अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इनकी जगह कोई और आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो पढ़ाता हुआ नजर आऊँगा। अगला क्वेश्चन है, WHO ने पोस्ट ग्रेजुएटेड इंस्टीट्यूट जो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड है उसको तंबाकू कंट्रोल करने के लिए अवार्ड दिया है। वैसे रिसेंटली में जो WHO है उसने झारखंड, भारत के स्टेट झारखंड को भी ये अवार्ड दिया था। कौन सा अवार्ड? तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए अपने स्टेट में उठाए गए कदम के लिए, सराहनीय कदम के लिए WHO ने झारखंड को भी अवार्ड दिया है कि उन्होंने तंबाकू को अपने यहाँ पर कंट्रोल किया। उसी प्रकार से WHO ने पोस्ट ग्रेजुएटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड है उसको भी अवार्ड तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए दिया है। तो ये दोनों अवार्ड आपको ध्यान रखने हैं, दोनों ही रिसेंटली में बने हैं। आगे बात करें, अब यहाँ से बात होगी रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, ऊकला के द्वारा स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जारी किया गया जिसमें भारत की स्पीड के अकॉर्डिंग, इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग भारत की रैंक है 115। आपको ध्यान रखना है, भारत की रैंक 115 इसलिए रही है क्योंकि भारत में जो रिकॉर्ड किया गया है स्पीड वो 14.28 Mbps रिकॉर्ड किया गया है। किसके द्वारा? ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जो जारी हुआ मत उसमें ओकला के द्वारा, ठीक है। ऊकला ने ही नॉर्वे और सिंगापुर को टॉप स्पोर्ट प्रोवाइड कराया है क्योंकि इनके यहाँ पर जो डाउनलोडिंग स्पीड है उसकी जो मीडियन है, जो मतलब बीच वाला पॉइंट है वो 129.40 Mbps डिटेक्ट किया गया, इसलिए उनको टॉप पोजीशन प्राप्त हुई है। याद रखना है, भारत की कितनी रैंक है? 115। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट जारी हुई जिसमें भारत की रैंक 4th है। किस चीज में? ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में। इसमें गोल्ड के रिसाइकलिंग प्रोसेस में भारत की रैंक 4th पोजीशन पर है। दुनिया में टॉप पोजीशन पर कौन है? तो यूएस का नंबर अगर आप सोच रहे हो तो इसमें यूएस नहीं है, इसमें चाइना टॉप पोजीशन पर है। किसमें? ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में टॉप पोजीशन पर चाइना, 4th पोजीशन पर भारत, 2nd पोजीशन पर इटली और 3rd पोजीशन पर यूएस का नंबर यहां पर आता है। आगे बात करें तो यहां पर जो गोल्ड रिपोर्ट है, गोल्ड रिसाइकलिंग रिपोर्ट है ग्लोबली वाली, इसको जारी किया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा। अब इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। इसको फॉर्म किया गया था 1987 में। सीईओ है डेविड टेट, प्रेसिडेंट है केल्विन दुसनिस्काई, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया 3rd रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन में रहा है। मतलब भारत बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है सोलर एनर्जी को, भारत बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है ग्रीन एनर्जी को। तो रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलेशन में, सेटअप करने में भारत दुनिया में 3री पोजीशन पर रहा है। दुनिया में बात की जाए तो इसमें भी चाइना टॉप पोजीशन पर है और उसके बाद यूएस 3rd पोजीशन पर आता है इंस्टॉलेशन करने में रिन्यूएबल एनर्जी को। IMD के द्वारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी की गई 2022 के लिए जिसमें भारत की रैंक 37th है। कितनी है? 37th। अगर एशिया में बात की जाए तो टॉप पोजीशन पर एशिया में कौन रहा है? तो सिंगापुर कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स IMD के द्वारा जो जारी की गई उसमें टॉप पोजीशन पर रहा। वैसे ओवरऑल बात की जाए तो 3rd पोजीशन पर सिंगापुर रहा और फर्स्ट पोजीशन पर बात की जाए तो डेनमार्क यहां पर 1st पोजीशन पर रहा।
भारत की 37th रैंक है। IMD ने जारी की, तो IMD है क्या? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। इसने कंपिटिटिवनेस, वर्ल्ड कंपिटिटिवनेस इंडेक्स को जारी किया। याद रखना है, डेनमार्क टॉप पर, भारत 37 पोजीशन पर है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में जो केरला है वो एशिया में टॉप पोजीशन प्राप्त कर चुका है। मतलब एशिया में जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है बहुत बेहतरीन है, तभी तो उसको टॉप पोजीशन मिली है। मतलब वहाँ पर अगर आप स्टार्टअप, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा दूसरी जगहों के मुकाबले आसान है, आसानी से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, ज़्यादा आपको अड़चने पैदा नहीं होंगी। ये रैंकिंग बताता है। तो याद रखिएगा, केरला टॉप पोजीशन पर है। एशिया में ग्लोबल रिपोर्ट जारी हुई, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, जिसमें केरला टॉप पोजीशन। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, NESDA मतलब क्या है इसका? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें भी केरला टॉप पोजीशन पर है। सिंपल सी बात है, सर्विस देने में, जो ई गवर्नेंस सर्विस है उस सर्विस को देने में केरला यहाँ पर टॉप पोजीशन प्राप्त कर गया है, बाकी दूसरे स्टेट के मुकाबले। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे बन सकते हैं। अगर हिली स्टेशंस की बात की जाए तो हिली स्टेशंस में मेघालय और नागालैंड टॉप पोजीशन पर है, और अगर यूटी की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर टॉप पोजीशन पर है। 3 है, कौन कौन सी? मतलब अगर हमें ई गवर्नेंस सर्विस प्रोवाइड करानी है तो केरला स्टेट्स में सब टॉप पोजीशन पर, जम्मू कश्मीर यूटी में टॉप पोजीशन पर, अगर हिली स्टेट्स की बात की जाए तो मेघालय और नागालैंड टॉप पोजीशन पर यहाँ पर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 101 रही है। पिछले साल भारत की रैंक इसमें 94 रही थी। 107 कंट्रीज थी वैसे टोटल, और इस बार 116 कंट्रीज हैं जिसमें भारत की रैंक 101 है। कैसे याद करेंगे? जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई खाना मांगे तो आप 100 रुपये नहीं देते। हमारे यहाँ पे प्रथा है ना भारत में कि आपको अगर कोई नोट देना है उसके साथ 1 रुपया और लगा देना है। अगर 100 दे रहे हैं तो 101 दीजिए, 51 देना है और 50 देना है तो 50 मत दीजिए, 51 दीजिए, 10 रुपये मत दीजिए, 11 दीजिए। तो इस तरीके से 1 रुपया लगा देते हैं। तो खाने के लिए अगर हमसे किसी ने पैसा मांगा तो अगर हम 100 रुपये दे रहे हैं तो 100 नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा हम मानते हैं, तो इसलिए हम 1 रुपया और देंगे, मतलब 101 रुपया देंगे। खाने की जो इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 101 है। याद रखना है, भारत अपने पड़ोसी देशों से भी यहाँ पर पीछे है। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान की रैंक भी भारत से बेहतर है। आगे बात करें, अब यहाँ से बात होगी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दिनकर गुप्ता को NIA का DG बनाया गया, डायरेक्टर जनरल बनाया गया। याद रखिएगा, दिनकर गुप्ता नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का इनको DG बनाया गया। NIA की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फाउंडर राधा विनोद राजू हैं और इसको फाउंड किया गया था 2008 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, DJ पांडियान को NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक का एक रीजनल हेडक्वार्टर बन रहा है, मतलब रीजनल हेड ऑफिस बन रहा है। तो रीजनल हेड ऑफिस बन रहा है गिफ्ट सिटी में, मतलब गुजरात की सिटी में। अब गुजरात में बन तो रहा है तो वहां पर किसी ना किसी को हेड बनाया जाएगा, तो उसमें ही DJ पांडियान को हेड बनाया गया है। याद रखिएगा, जो NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो ये ब्रिक्स बैंक भी कहलाता है। ब्रिक्स का मतलब है 5 बहुत बड़े देशों का एक संगठन। ब्राजील, R का मतलब रशिया, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना, S का मतलब साउथ अफ्रीका। इसको 2006 में फॉर्म किया गया था और उसके बाद 2014 में इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम से अपना बैंक बना दिया। याद रखिएगा, वही अपना एक रीजनल ऑफिस खोल रहा है गिफ्ट सिटी में, गुजरात की सिटी में। वहाँ के लिए DJ पांडियान जी को हेड अपॉइंट किया गया है। बात की जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना में। इसके इस समय पर प्रेसिडेंट मार्कोस प्राडो
ट्रोइंजो है, ब्रिक्स बैंक मैंने आपको बता ही दिया, 2014 में से फाउंड हुआ, ये भी आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है लीजा थालेकर। लीजा थालेकर जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर थी और ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है फीका की। फीका याद रखिएगा, फीका है क्या, तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन है। इसमें पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है लीजा थालेकर जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, लिखा भी हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, पहला अपॉइंटमेंट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखवा के रख लीजिए, 100% आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो रुचिरा कंबोज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है भारत की यूनाइटेड नेशन में। इन्होंने जगह किसकी ली है, तो इन्होंने जगह ली है किसकी, तो टीएस त्रिमूर्ति जी की इन्होंने जगह ली है और ये भूटान में अभी तक एम्बेसडर के रूप में काम कर रही थी। रुचिरा कंबोज 100% एग्जाम में आएगा, इसलिए इनको लिख लीजिएगा और याद तो कर ही लेना है। आगे बात करें तो यूनाइटेड नेशन की यहां पर बात हुई है, तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है 6, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की और इसके मेंबर है 193, 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, हेड है इनके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस और इसको फाउंड किया गया था 1945 में। आगे बात करें, अब यहाँ पर मैं आपको टोटल अपॉइंटमेंट हुए हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के, उनको याद कराने की कोशिश करता हूँ। टोटल 6 अपॉइंटमेंट हैं, उनकी यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला अपॉइंटमेंट है जस्टिस विपिन सांघी जी, उत्तराखंड के हाई कोर्ट है जो कि नैनीताल में उपस्थित है, उनके चीफ जस्टिस बने हैं। अब यहाँ से कैसे याद करेंगे, मान लीजिए अगर आपको उत्तराखंड से उत्तर याद आता है, उत्तर प्रदेश मत पहुंच जाइएगा, उत्तराखंड, उत्तर, ठीक है, तो उत्तर याद आता है तो आपको किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है, तभी आप उत्तर दे पाएंगे। तो संघी, अरे संघ, साथ, तो उस तरीके से उत्तराखंड का उत्तर देने के लिए आपको साथ चाहिए, संघी। तो विपिन सांघी जी उत्तराखंड हाई कोर्ट के बने हैं चीफ जस्टिस। उज्जल भूयान बने हैं चीफ जस्टिस तेलंगाना के। कैसे याद करेंगे, जो मतलब जब उज्जवल होता है, किसी का भविष्य उज्जवल होता है, उसको बहुत सारे सपने उसके मतलब दिखाई दे रहे हैं कि अब हो ही जाएंगे, तो उसका भविष्य उज्जवल है ना। जब उज्जवल है तो क्या करेगा, गाना गाएगा। तो तेलंगाना, गाना, उज्जवल भूयान, ये बने हैं चीफ जस्टिस कहाँ के, तेलंगाना हाई कोर्ट के, और हैदराबाद में लोकेटेड है। अगला है अमजद अस्तेसाम सायद जो कि बने हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अमजद अस्तेसाम सायद याद करने की कोशिश कीजिएगा, इसका ट्रिक दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए एक आधा तो याद कर ही सकते हैं, एटलीस्ट लिख लीजिएगा, याद भी नहीं हो रहा तो लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। सिंधे सांभजी शिवाजी, ये नाम कुछ राजा महाराजाओं जैसा लग रहा है, और राजा महाराजाओं जैसा एक ही स्टेट है हमारे पास, राजस्थान। तो राजस्थान के हाई कोर्ट के ये बने हैं चीफ जस्टिस। कौन, सिंधे संभाजी शिवाजी। और राश्मिन एम छाया चीफ जस्टिस बने हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और सतीश चंद्र शर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं, इनका भी नाम याद रखना है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो ये टोटल 6 अपॉइंटमेंट हुए हैं और आपको सारे के सारे नाम याद रखने हैं। नहीं भी याद हो रहे तो लिख लेंगे और दीवार पर कहीं चिपका देंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है रंजना प्रकाश देसाई जो कि पीसीआई की चीफ बनी है। पीसीआई क्या है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चीफ बनी है रंजना प्रकाश देसाई। प्रेस का काम क्या होता है, प्रकाश डालने का, तो रंजना प्रकाश देसाई बनी है पीसीआई की चीफ। आगे बात करें, एनजे ओझा मनरेगा के ओम्बड्समैन बने हैं। आपको याद रखना है मनरेगा में ओम्बड्समैन के पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं, एनजे ओझा। एक ओझा थे, प्रज्ञान ओझा, आई थिंक क्रिकेटर थे,
उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, इंटरनेशनल खेल नहीं पाए, तो अब वो कहाँ जाएंगे? मनरेगा में काम करेंगे और क्या करेंगे, दिन तो चलाएंगे ना अपना। तो मनरेगा में 100 दिन का उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन अब हर स्टेट में 100 दिन का रोजगार नहीं है, कुछ स्टेट्स ने बढ़ा दिया, जैसे हिमाचल प्रदेश ने बढ़ा दिया है रोजगार, 100 दिन का नहीं, उनमें शायद दिन बढ़ चुके हैं। याद रखना है 100 दिन का रोजगार की गारंटी ग्रामीण इलाकों में ये देता है। ये 2005 एक्ट के अंतर्गत बनाया गया और उस टाइम पर इसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी रखा गया। बाद में महात्मा गांधी नाम में जोड़ दिया गया, कब? 2009 में। उसके बाद ये मनरेगा बन गया, पहले था नरेगा, बाद में मनरेगा बना, ठीक है। और उसमें एनजे ओझा ऑम्बड्समैन के रूप में अपॉइंट हुए हैं। अब यहाँ से बुक और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा बुकें नहीं है, बस 2-4 बुकें हैं, उनको आपको पढ़ लेना है, लेकिन सारी बुकें मैंने इंपॉर्टेंट ली हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर सोनू फोगाट की एक बुक है अष्टांग योगा, योगा दिवस के उपलक्ष्य में ये बुक लॉन्च की है इन्होंने, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। योगा दिवस 21 जून को हमने ऑब्जर्व किया, 8वें नंबर का था, 8th एडिशन था ये, और 2015 से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दुनिया इसको ऑब्जर्व कर रही है। तो अष्टांग योगा को डॉक्टर सोनू फोगाट ने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा रिलीज करवा दिया, जिससे कि इंपॉर्टेंट हो गई ये बुक, वैसे भी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन के ऊपर एक बुक लिखी गई है, गौतम अडानी, बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा चर्चित आजकल रह रहे हैं। तो गौतम अडानी, द मैन हु चेंज्ड इंडिया, इस बुक को RN भास्कर के द्वारा लिखा गया। गौतम अडानी के ऊपर बुक है, RN भास्कर के द्वारा लिखा गया, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, राम बहादुर राय जी, जिन्होंने भारतीय संविधान अनकही कहानी को लिखा, संविधान के ऊपर बुक है, और ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको रिलीज किया गया। राम बहादुर राय जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया, भारतीय संविधान अनकही कहानी, ठीक। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बुक रिलीज की। खैर धर्मेंद्र प्रधान अकेले नहीं थे, वहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट साहब और साथ साथ अनुराग ठाकुर जी, जो कि स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, वो भी अवेलेबल थे। उन्होंने लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक, इन 2 बुक को रिलीज किया है। ये दोनों बुक याद रखनी है, किसके द्वारा रिलीज हुई, ये तीनों नाम याद रखने हैं। प्रेसिडेंट साहब धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और साथ साथ अनुराग ठाकुर जी, जो कि हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं। आगे बात करें। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट डेज को वन लाइनर के माध्यम से लेकर आया हूँ, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करें, 1 जून को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड मिल्क डे, 3 जून को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड बाइसिकल डे, 50 नंबर का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने 5 जून को ऑब्जर्व किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को ऑब्जर्व किया, और ये वाला डे भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ओशियन डे हमने 8 जून को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे हमने 8 जून को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हमने 12 जून को ये ऑब्जर्व किया है। और ये तो आपको याद ही होगा, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को हमने ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को। वर्ल्ड डे कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2022 को हमने 15 जून को ऑब्जर्व किया, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, रिसेंटली में इसकी COP15 ऑर्गेनाइज कराई गई, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइज कराई गई, मतलब बैठक की गई कि डेजर्टिफिकेशन हम किस तरीके से और रोक सकते हैं, मतलब डेजर्टिफिकेशन फैलना सही नहीं है ना, तो किस तरीके से हम रोक सकते हैं, उसके लिए एक बैठक हुई, जो कि अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज हुई है। इसीलिए 17 जून को जो डे ऑब्जर्व होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, 21 जून को ये ऑब्जर्व हुआ है। और उसी दिन वर्ल्ड म्यूजिक डे हमने ऑब्जर्व किया, मतलब 21 जून को ही हमने म्यूजिक डे भी ऑब्जर्व किया है। और उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को हमने ऑब्जर्व किया। तो ये सारे डे जो अभी तक हमने पढ़ लिए, अब लास्ट वीक का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।